नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी एंड फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग द सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज। ओके, तो आज से होने वाला है सुपर फास्ट रिवीजन धमाकेदार। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 1। ओके, सो यूनिट नंबर 7 सबसे खतरनाक यूनिट जो कि सबसे ज्यादा आपको तंग करती है, उसी से ही उसका ही सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे। देयर विल बी 2 पार्ट्स। ओके, तो आप सभी से पहले तो अनुरोध है कि सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बाकी जिससे सारे आगे के सेशंस भी आप देखते रहे, और तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाइए जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सुपर फास्ट रिवीजन। और ये सेशन आपको अपने जून वाले एग्जाम के लिए देखना बिल्कुल बहुत 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 ज्यादा कंपलसरी है। ओके, बिकॉज इसमें हम वही चीजें डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आती हैं, उसी प्रकार की थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का फटाफट रिवीजन एंड व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम विच पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, तो जिस टॉपिक से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है वो सब जो है इस सुपर फास्ट रिवीजन में आपको मिलने वाला है। सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिट नंबर 7 का सुपर फास्ट धमाकेदार रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर तो बिल्कुल दबा के करते जाइएगा, बिकॉज ये सेशन जो है स्पेशली आपके लिए मैंने तैयार करके गया हूं। भले कि मैं अवेलेबल ना रहा हूं, बट मेरे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कहीं बीच में रुकनी नहीं चाहिए। ओके, सो प्रिपरेशन रुके नहीं, और इसलिए मैं भी नहीं रुका। दिन रात एक करके सारी क्लासेस जो है आपकी पूरी जो है तैयार करके जा रहा हूं मैं। जब तक मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, 9 तारीख को वापस मैं आ जाऊंगा, फिर से मैं लाइव आपको मिलूंगा। बट जब तक लाइव नहीं मिलूंगा तब तक इस तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो की तरह डेली आपको जो है मेरी क्लासेस जो है 5 PM पे मिलते रहेंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, 5 बजे मंडे टू फ्राइडे और इवन सैटरडे संडे। ओके, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे तो नॉर्मल क्लास होती है, सैटरडे संडे को भी सेशन आपके बने रहेंगे, लगते चलते रहेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, और कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, ठीक है। हर वीडियो को साथ साथ देखते जाना, बिकॉज कई लोगों के दिमाग में आएगा कि ठीक है सर ने तो रिकॉर्ड कर दिया, हम बाद में देख लेंगे। ओके, बट वो जो बाद में देखने वाली जो टेंडेंसी ना, वो कभी काम नहीं आती। ओके, सो लाइव क्लास में बैठेंगे जैसे कि आप रोज बैठते हैं, ठीक है। आपकी आदत है 5 बजे आने की, तो उस आदत को खराब मत कीजिएगा। डेली क्लास में 5 PM पे आइएगा, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर एप प्रिपरेशन। ओके, सो डेली देखते रहिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं थोड़े से मोटिवेशन के साथ में। कहा है कि रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं, रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं, और हौसला बुलंद हो तो रास्ते फिर खुल ही जाते हैं। तो बस मुकद्दर में आपकी रोशनी होनी चाहिए और हौसला बुलंद होना चाहिए, तो रास्ते खुल जाएंगे, सक्सेस के रास्ते जो द्वार है आपके लिए खुले रहेंगे। इस मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक विच इज द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जब हम बात करते हैं, हमारे सिलेबस में टॉपिक आता है फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, भारतीय संविधान की का दर्शन। ओके, भारतीय संविधान का दर्शन, उसमें से 3 टॉपिक है उसमें। ओके, प्रियम्बल ऑफ इंडिया, उसमें प्रियम्बल आता है, उसमें आपका फंडामेंटल राइट्स आते हैं, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, और साथ साथ बेसिकली आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी आते हैं। ओके, ये 4 चीजें जो है आप बोल सकते हैं एक प्रकार से, वैसे 3 चीजें बनती है, बट ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ ले, उनको क्यों छोड़ना, ठीक है। सो जो फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया, तो इन 4 विषयों को हम फटाफट रिवाइज करेंगे, बिकॉज इस पार्ट से अक्सर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 या फिर तकरीबन 4 सवाल, ठीक है, 3 से 4 सवाल जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में आते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से। तो फिलोसफी, ओके, तो फिलोसफी में क्या क्या, सबसे पहले आपका, मैं इस क्वेश्चन को भी करवाऊंगा, सबसे पहले प्रियम्बल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सेकंड नंबर पे आपका आएगा फंडामेंटल राइट्स, तीसरे नंबर पे आपका आएगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और चौथे नंबर पे आएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो दीज 4 थिंग्स which is going to be very crucial for examination will be covered in this particular lecture. Okay, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे इन 4 चीजों का, प्रियम्बल का, फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का, और साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं पहले एक सवाल के साथ में। सवाल ये है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच फॉलोइंग टर्म्स आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, किस सीक्वेंस में ये शब्द जो है संविधान में लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि इक्वलिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है। ओके, सबसे पहले जस्टिस शब्द आता है। ओके, सबसे पहले जस्टिस वर्ड, फिर लिबर्टी वर्ड, फिर इक्वलिटी वर्ड, और सबसे आखिरी है फ्रेटर्निटी वर्ड। ओके, सो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं, प्रियम्बल में ही जो शब्द लिखे हैं उन्हीं के बारे में बोल दिया कि इनको अरेंज कर दो। ओके, ऐसे एक और सवाल आ सकता है कि दे कैन आस्क यू टू अरेंज द वर्ड सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये भी 5 शब्द है, दे विल आस्क यू टू अरेंज देम इन ए ऑर्डर, ठीक है। तो बेसिकली क्या, सोवराइन, एक बेसिकली आप संप्रभु देश, ओके, संप्रभु है हम, और साथ साथ क्या है, सोशलिस्ट है, समाजवादी है,
सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक और गणतंत्र भी है, गणराज्य है। सो भारत को जो है, ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज अ सोवराइन सोवराइन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, सो दे कैन इवन आस्क यू टू अरेंज दीज वर्ड्स इन ऑर्डर। नाउ इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इन शब्दों का अभिप्राय क्या है। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, किस किस प्रकार की न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, किस किस प्रकार के न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर बेसिकली बीन मेड। ओके, इक्वलिटी कैसी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी कैसी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 प्रकार की लिबर्टी। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी, 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिकली इक्वलिटी, 2 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। ओके, इक्वलिटी 2 प्रकार की, जस्टिस 3 प्रकार का। ठीक है, तो यहां देखिए मैं लिख देता हूं, नंबर भी याद रखना चाहिए आपको, वैसे एग्जाम में आ सकता है। 3 टाइप की जस्टिस, 5 प्रकार की लिबर्टी और 2 टाइप की इक्वलिटी। ओके, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, दीज आर द 2। फाइन, सो दिस कैन आल्सो बी अ क्वेश्चन। ओके, दे कैन राइट, सामने सामने लिख देंगे एंड दे विल से कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। ओके, इनमें से कौन सा जो है गलत मैच है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा प्रियम्बल में से जो है 26th डे ऑफ नवंबर, ओके, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, वेयर इट वाज एनेक्टेड, अडॉप्टेड एंड गिव टू आवर सेल्फ। ओके, जिस दिन संविधान हमने स्वयं को अपने आप को दे दिया था। ओके, तो ये प्रियम्बल प्रस्तावना है, इसमें से अक्सर सवाल आते हैं और वो आते रहेंगे, तो आप इसको मिस नहीं करना है। ओके, सो आप सोच रहे होंगे सर आप बहुत तेजी से क्यों पढ़ा रहे हैं, बिकॉज ये सुपर फास्ट रिवीजन है। ओके, और सुपर फास्ट तरीके से वी हैव टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट। ओके, तो पूरी यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 2 पार्ट्स में रखा है मैंने। ठीक है, तो तेजी से चलेंगे, बिल्कुल आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे कि सर क्या बोल रहे हैं। जस्ट यू हैव टू कीप लिसनिंग, कीप राइटिंग डाउन कि सर दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो जस्ट शॉर्ट बुलेट पॉइंट बनाते जाइए, बाकी पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सो ये जो शब्द है, इन वर्ड्स का क्या सिग्निफिकेंस है, दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैनर। ओके, यहां से कथन आधारित सवाल आ सकता है। कुछ कथन लिख देंगे कि सो व्हाट डज सोवराइन स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज रिपब्लिक स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज सोशलिस्ट स्टैंड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इनके बारे में कि सोशलिस्ट शब्द कब जोड़ा गया, जैसे कि आपको पता है, एंड सेकुलर। ओके, ये 2 शब्द जो है बाद में जोड़े गए। ओके, बाय द 42nd अमेंडमेंट। ओके, सो 42nd वे संशोधन के द्वारा जो है इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। चलिए, तो बस याद रखिएगा किस प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता किस प्रकार की। ठीक है, हमारी जो प्रस्तावना है किस प्रकार के न्याय की बात करती है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। ओके, ये 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। स्वतंत्रता किस प्रकार की, समानता किस प्रकार की, बंधुत्व किस प्रकार के, सब जो है ये सिद्धांत आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज समथिंग रिलेटेड टू द प्रियम्बल। ओके, सम इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू प्रियम्बल। अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन। ओके, ये भी एक पिछले साल का सवाल है कि भारत की प्रस्तावना संबंधित जो केसेस हैं, उन केसेस के बारे में, उन कोर्ट केसेस के बारे में इन कथनों को पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है। ठीक है, सो इन द बेरुवारी केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात। इन द केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट सेड द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही बात। ओके, बेरुवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल सही बात। केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना हिस्सा है संविधान का। एलआईसी केस में क्या बोला, यहां लिखा है कि केस ने बोला कि प्रियम्बल हिस्सा नहीं है, जबकि ये बात गलत है, बिकॉज एलआईसी केस में भी उन्होंने यही बोला था कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का एक मूलभूत और इंटीग्रल पार्ट है ये। ओके, तो इसलिए उन्होंने, तो ये वाला कथन गलत हो गया, तो आंसर आपका क्या होगा, सीधी बात है, सी इज द आंसर। ओके, दिस काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन। ओके, बड़े प्यारे प्यारे सवाल जो है आ रहे हैं, इसका सही उत्तर जो है ए और बी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ केसेस मैं बता देता हूं आपको, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस है रिलेटेड टू जुडिशियल केसेस रिलेटेड टू प्रियम्बल। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, बैरूबारी केस, ओके, एंड केशवानंद भारती केस। ओके, ये केसेस पता होने चाहिए। इवन दे कैन आस्क यू टू अरेंज द मल्टीपल केसेस रिलेटेड टू। ओके, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रस्तावना संबंधित जितने भी केसेस है उनको कालक्रम में जमाए। 4 केसेस है, देखिए, सज्जन केस, सज्जन सिंह, बैरूबारी, केशवानंद भारती एंड केंद्र सरकार बना एलआईसी। ओके, तो ये 4 केसेस को कालक्रम में जमाने के लिए कह सकते हैं। और किस केस में क्या कहा गया, इसमें बोला गया इंटीग्रल पार्ट है, इसमें बोला गया पार्ट है, प्रियम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर बट अगेन इट्स अ पार्ट। ओके, तो बोला यहाँ पे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एंड इट इज ऑल्सो अमेंडेबल। केशवानंद भारती में यही बोला कि इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑल्सो अमेंडेबल, मतलब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो साथ साथ इसका संशोधन भी कर सकती है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। बैरूबारी केस में बोला कि हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, सज्जन सिंह में बोला गया कि प्रियम्बल इंडिकेट द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फाइन, इट इज इंट्रोडक्शन टू द स्टेट यूजफुल टू द अंडरस्टैंडिंग द लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड द पॉलिसी। तो
जो बेसिकली आप बोल सकते हैं विधायक मंशा को समझने का एक आधार है, संविधान का हिस्सा है कि नहीं, ये सब बातें उन्होंने सज्जन सिंह केस में नहीं की थी। ठीक है, तो ये 4 केसेस हैं, यू नीड टू रिमेंबर देम इन ए प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर। ओके, किस केस में क्या क्या होगा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब आती है बात इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द प्रियम्बल। ओके, प्रियम्बल के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 394, ओके, बिकॉज एट दैट पीरियड ऑफ टाइम देयर वर 395 आर्टिकल। संविधान में जब भारत का संविधान बना था इन 1950, ओके, देयर वर 395 आर्टिकल टोटल। ओके, जब भारत का संविधान बना था 395 आर्टिकल थे, उसमें से 394th आर्टिकल क्या कहता था, उसने कहा कि आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 369, 379 and 394, fine, they came into force since the adoption of constitution on 26th November 1950 and the rest of the provision on 26 January 1950। ओके, सो ये इस अनुच्छेद ने क्या कहा कि ये जितने भी अनुच्छेद है 5, 6, 7, 8, 9, ओके, रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद 324 किससे रिलेटेड है, 324 इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ आधार हैं जो कि शुरुआत से 26 नवंबर को ही ये लागू हो चुके थे। बाकी का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी हमने कहां से लिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। ठीक है, और संविधान आज तक सिर्फ एक बार अमेंड, मतलब प्रियम्बल, ओके, प्रियम्बल वाज ओनली अमेंडेड वंस। ओके, अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड हुई है, 42nd अमेंडमेंट 1976। ओके, सो 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा बस अभी तक सिर्फ एक बार प्रियम्बल में संशोधन किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, चलिए, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रियम्बल संबंधित। उसके अलावा कुछ कोट्स भी है, कुछ विचारकों ने अपने विचार दिए हैं प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल क्या है। जैसे कि हंस बार्कर बोलते हैं इट इज अ की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एम मुंशी ने बोला कि इट इज अ हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ रीड। ओके, दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए, सो यहां से होता है प्रियम्बल की समाप्ति। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और आपका सुपर फास्ट रिवीजन सुपर चल रहा हो, ओके, अगर आपको इस सुपर फास्ट रिवीजन में सुपर मजा आ रहा हो तो एक बार फटाफट लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि सर की क्लास देखना शुरू कर दो भाई फटाफट। ठीक है, लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दीजिए। और क्लासेस के टाइमिंग आपको पता ही है, और जो भी नए विद्यार्थी जो भी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, ओके, whoever is watching the my class on the textbook super coaching platform for the first time, please do subscribe। okay, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे every you can get each and every class that I am providing free of cost। okay, ये जो सारी क्लासेस आपको फ्री दी जा रही है, आपका रिवीजन पूरा सुपर फास्ट रिवीजन फ्री रखा है मैंने। ठीक है, भले आपने जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए, बट फ्री क्लासेस देकर ही मैं आपका पूरा प्रिपरेशन अभी करवा दे रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। तो अब आपके भविष्य के साथ खतरा नहीं ले सकते, इसलिए फटाफट हम सुपर फास्ट रिवीजन से कवर कर रहे हैं चीजें। ठीक है, चलिए नाउ, और टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग जा सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कोर्सेज मिल जाएंगे, और अभी तो ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, फाइन। सो 28th, 29th, 30 एंड 31st, ओके, इन 3 दिन जो है स्पेशल सेल चल रही है, तो सेल का ही फायदा उठा सकते हैं आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सपोर्ट टीम आपको हेल्प कर देगी जो भी आपको चाहिए। तो सुपर टीचर से पढ़ना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन, ठीक है, अपना जीआरएफ जो है, नेट जीआरएफ जो है, आप सुपर टीचर के साथ में मुझ जैसे टीचर्स के साथ निकालना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्रिपेयर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, ओके, कि सारे नोट्स मिल जाए, सारी क्लासेस मिल जाए, मॉक टेस्ट मिल जाए, पेपर 1, पेपर 2, एवरीथिंग, then the textbook super coaching is waiting for you। okay, if you want one stop solution for your all UGC-NET preparation, okay, lectures, classes, mock test, study notes, everything will be available on the textbook super coaching platform। तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और फटाफट ज्वाइन कर लीजिए इफ यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ओके, अब ये वाला अटेम्प्ट तो बहुत पास है, क्रैश कोर्स के लिए अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वाचिंग द क्रैश कोर्स क्लासेस। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर द दिसंबर अटेम्प्ट सीरियसली, ओके, अगर आपका मेन सीरियस अटेम्प्ट दिसंबर में है तो फिर आप उसके हिसाब से जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा कोर्सेज को। ठीक है, फाइन। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे भारत के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो एक आपका क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आया है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरी रिलीजन डिनोमिनेशन सेल हैज द राइट। ओके, हर धर्म को किस प्रकार का अधिकार होना चाहिए, हर धार्मिक संप्रदाय को क्या अधिकार होने चाहिए आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग। ओके, अनुच्छेद 26 किस प्रकार के अधिकार जो है प्रत्येक धर्म के संप्रदाय को देता है। ठीक है, तो इन चारों को आप पढ़िए। तो टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल पर्पस, बिल्कुल सही बात है। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्था की स्थापना करना, बिल्कुल सही बात है। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, ओके, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना, बिल्कुल ये आर्टिकल 26 आपको पावर देता है रिलीजन्स को।
टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल संपत्ति भी रख सकते हैं भाई, धर्म है तो दे हैव लैंड, दे हैव लेट्स से दे हैव लेट्स से कार बस एंड मल्टीपल थिंग्स। ओके भाई, अब मंदिर है तो भाई उसकी सेवा के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लाइक गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, जो भी है, ठीक है भाई, तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, फाइन। सो कार बस मल्टीपल थिंग्स, ओके, जीप वगैरह जो भी लग रही है, सो दैट कैन बी ओन्ड बाय अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ओके, एक धार्मिक संस्था जो है ये सब संपत्ति भी रख सकती है। दे टू मैनेज सोशल अफेयर विच इज रॉन्ग, सामाजिक नहीं, रिलीजियस अफेयर, ओके, धार्मिक, तो सामाजिक मामले नहीं, धार्मिक मामले। और उसके बाद लिखा है टू ओन एंड एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो धर्म है वो अचल संपत्ति भी रख सकता है। चल संपत्ति मतलब जो यहां से वहां चल सकती है, फाइन, गाड़ी घोड़ा जिसको हम बोलते हैं। और अचल संपत्ति क्या हुआ, जो कि स्थिर है, जैसे कि प्रॉपर्टी, जमीन, ठीक है, एक मंदिर बना गया तो वो भी भाई प्रॉपर्टी है एक प्रकार से, ठीक है, तो वो अचल संपत्ति भी एक धार्मिक संप्रदाय रख सकता है, ठीक है। सो दिस इज द, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, बस सी को हटा दीजिए तो आंसर क्या हुआ, सॉरी नहीं, डी को हटाना पड़ेगा, सी को नहीं, डी को हटाना पड़ेगा। सो आंसर जो हो गया सी, ए बी सी ई, डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिकल नंबर 26। देखिए कितना प्यारा सवाल आया है। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन आ सकते हैं दूसरे किसी आर्टिकल पे, आर्टिकल नंबर मान लीजिए 28 लिख दिया या फिर 29 लिख दिया कि आर्टिकल विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 29। ओके, इनमें से कौन सा कथन जो है आर्टिकल 29 के बारे में सही है, या फिर दे कैन आस्क यू टू विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 19। ओके, इनमें से कौन सा अधिकार, जैसे देखिए आर्टिकल नंबर 19 में ये 6 दिए हैं, ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ देम आर इन द आर्टिकल 20, 21, 22, 21A, 22, ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं। सो ऊपर से अगर हम देखेंगे आपका फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली आर्टिकल नंबर 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी, आपको किसका, समानता का अधिकार है 18 से 14 में, जिसमें कुछ ही अधिकार जो है फॉरेनर्स को, जैसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, दिस इज बेसिकली द राइट विच इज अवेलेबल टू द फॉरेनर्स ऑल्सो, ओके, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। बाकी इसके बाद इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, नो, दिस इज नॉट अवेलेबल टू द फॉरेनर्स। ओके, ये जो है विदेशियों को नहीं दिया जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। या फिर आर्टिकल नंबर 17 ये भी विदेशियों के लिए नहीं है, 18 ये भी विदेशियों के लिए नहीं है, बिकॉज ये सब चीजें विदेशियों से संबंधित नहीं है, जहां पे इक्वलिटी की बात आएगी वहां पे, ठीक है। बाकी इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये सब भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है दे आर फॉरेनर्स, सो दीज आर राइट्स ओनली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन। देन प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस अवेलेबल टू बोथ, ये दोनों को अवेलेबल है, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। ओके, फॉरेनर्स भी हैं और भारतीय दोनों को अवेलेबल है। बाकी राइट टू लाइफ, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट, ये सारे जो आर्टिकल है 20 से लेके 21, 21A एंड 22, ठीक है, दीज ऑल आर्टिकल। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है, जरा देखें, 14 के बाद सीधे 20। ओके, तो 14 के बाद कहाँ कूदेंगे सीधे, अगर व्हेन, बिकॉज अगेन दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, अगर सवाल आ सकता है एग्जाम में कि बेसिकली जो फॉरेनर्स को कौन कौन से मौलिक अधिकार है नहीं है, ठीक है, जो विदेशी है उनको कौन कौन से मौलिक अधिकार है, तो वो आप 14 के बाद सीधे यहाँ कूदना है, ठीक है। 14 के बाद सब छोड़ के पहुंचे अनुच्छेद 20 पे, ठीक है। 14 से डायरेक्ट जंप लगाया 20, 21, 22, 23, सॉरी 21A, उसके बाद शोषण के विरोध में, बिल्कुल सही बात है, शोषण का विरोध अधिकार रहेगा, सबको रहेगा, ये तो फॉरेनर से चाहे इंडियन हो। ओके, इफ इवन यू हैव फॉरेनर ऑल्सो ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट, ओके, सो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड इन द फैक्ट्रीज, ओके, ये भी अधिकार रहेगा। देन religious freedom also, okay, all the religious freedom, article number 25, 26, 27, 28, all of them are available to both, fine. They can ask a question ki which among the following rights are available to both citizen and non citizen। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा अधिकार जो है नागरिक और गैर नागरिक दोनों को अवेलेबल है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के वाले सारे आर्टिकल, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, देखिए आगे बढ़े, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ओके, सारे के सारे जो है धार्मिक अधिकार जो है मिले हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद कल्चरल एजुकेशन प्रोटेक्शन राइट, वो वाला वहां पे आपका बेसिकली 20, यहाँ पे 29, 28 तक आता है, ठीक है, 28 की बात नहीं। तो ये जो अधिकार है ये विदेशियों को भी उपलब्ध है, ओके, ये सारे अधिकार, दीज ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू द फॉरेनर्स, ओके। बट इसके बाद देखिए अगेन, फिर इसके बाद जब यहाँ आएंगे हम आए, सो दे आर नॉट अवेलेबल टू द फॉरेनर्स, ओके, यहाँ पे जो है विदेशियों को इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। इस तरीके से ये जो आपको याद करना है कि कौन से जो है शुरुआत के में सिर्फ पहला, उसके बाद 15, 16, 17, 18 और 19, ओके, 15, 16, 17, 18 दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन सिटीजन ओनली, ओके। आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 15, 16, 17, 18, 19 ये सिर्फ भारतीय लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है, और इसी प्रकार से आर्टिकल 29, 30 ये भी सिर्फ भारतीयों के लिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। बाकी जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक अधिकार, धर्म से संबंधित अधिकार जो है, धर्म की स्वतंत्रता वाले के अधिकार, और साथ साथ आपकी जो बेसिकली शोषण के विरोध में जो अधिकार है, ठीक है, शोषण ना हो उसके विरोध में जो अधिकार है, और साथ साथ जो क्राइम से रिलेटेड अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ से रिलेटेड अधिकार है, ओके, दे आर एजुकेशन राइट्स आर आल्सो गिवन टू द फॉरेनर्स, ओके।
एज वेल एज सिटीजन्स, ओके, भारतीय नागरिक को भी और साथ साथ फॉरेनर्स को भी मिले हुए। तो ये है आपके सारे मौलिक अधिकार, और उससे सवाल बहुत अच्छा बन सकता है एग्जाम में कि व्हाट डज आर्टिकल 30 स्टैंड्स फॉर। आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ओके। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी है। देखिए, आर्टिकल 29 सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, मतलब बेसिकली जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की सुरक्षा, बस। नीचे जो है शैक्षिक संस्थाओं की बात की गई है, ओके। शैक्षिक संस्थाओं की बात जो है वो 30वें में की गई है, 29वें नहीं, ठीक है। दिस नीड टू बी वेरी क्लियर, ओके। अदरवाइज यूजुअली ना यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है और उसके बाद वहां पे आप यू विल मेक अ मिस्टेक, ओके, कि लाइक आपको कंफ्यूजन होगी कि अच्छा, ओके, लाइक इट इज अवेलेबल फॉर टू द लाइक लेट्स से लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आल्सो, नो। सो आर्टिकल नंबर 29 स्ट्रिक्टली टू द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ओके, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों के लिए। और बाकी शैक्षिक संस्थाओं के बारे में बात जो है वो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 30 में की गई। सो दीस काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स नीड टू बी वेरी क्लियर बिफोर द एग्जामिनेशन, ओके, फाइन ना। सो ये हो गया फॉरेनर्स के बारे में अधिकार, और इसके बाद हम अगर आगे चलते हैं, सो वी नीड टू नो सम इंपॉर्टेंट केसेस एंड डिसीजंस रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आल्सो, ओके। तो भारत में किस प्रकार से संविधान जो मौलिक अधिकार है उनको हटाया गया है और इवोल्यूशन कैसे हुआ है, मतलब कैसे मौलिक अधिकार हटे हैं और उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो हम बेसिकली जरा डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सॉरी गाइस, फाइन। सो अबॉलिशन एंड इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। सो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, फाइन, वेयर देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग रेज्ड रिगार्डिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि कैन कोर्ट यूज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ओके। क्या कोर्ट ये इस आधार पे सरकार के नियम को गलत ठहरा सकता है, ये कहकर कि सरकार ने सही प्रक्रिया फॉलो नहीं की? तो यहाँ पे बोला कि नहीं, इसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन शेल नॉट रिक्वायर द इंडियन कोर्ट टू अप्लाई द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, के संविधान जो है न्यायालय को लॉ का जो रास्ता है, न्यायालय जो है कानून की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करने का जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो क्लॉज है वो लगाने की परमिशन नहीं देता। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि किसी कानून को बनाते वक्त सही प्रक्रिया का पालन किया गया। अगर मान लीजिए लॉ आपकी जो विधायिका है उसने लॉ बनाया और दे हैवंट फॉलोड द राइट पाथ, सो कोर्ट कैन रिमूव इट, ओके। बट अगेन इस केस में कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, द कोर्ट डजंट हैव दैट काइंड ऑफ पावर, ओके। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये पावर नहीं है कि वो चेक कर सके कि प्रक्रिया सही है कि नहीं है, ठीक है, उस आधार पे। देन शंकरी प्रसाद केस held that the power to be amend the constitution in the article 368 also include the power to amend a fundamental right, okay। शंकर प्रसाद में क्या कहा गया, okay, so this can also be a question, in which case for the first time, okay, for the first time the Supreme Court of India said that कि पार्लियामेंट द फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो अमेंडेबल बाय द पार्लियामेंट, ओके। किस केस में सबसे पहली बार ये कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है उनका भी संशोधन किया जा सकता है? संगरी प्रसाद केस में कहा गया। उसके बाद गोलकनाथ केस में बोला गया कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू कर्टेल द फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो गोलकनाथ में कहा गया कि जो आपकी पार्लियामेंट है, संविधान जो संसद है वो संविधान का संशोधन नहीं कर सकती, मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती, संविधान कर सकती है, मौलिक अधिकारों को नहीं कर सकती। देन अगेन इन द केशवानंद भारती केस the judgment changed, okay, again very landmark judgment where the Supreme Court says that if it is a part of basic structure, okay, so it cannot be abrogated, okay। फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस में बोला गया कि मूल ढांचे का हिस्सा है और इसलिए पूरी तरीके से निरस्त नहीं कर सकते, परंतु इट इज दे आर अमेंडेबल, ओके, एब्रोगेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल राइट्स, बट दे आर अमेंडेबल। केशवानंद भारती केस में एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, मौलिक अधिकारों का जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, वो सरकार कर सकती है। दैट इज टोटली द बेसिकली द राइट ऑफ बेसिकली पार्लियामेंट, ओके, संसद के पास ये शक्ति है। देन इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, अपेक्स कोर्ट हैड दिस सर्टेन feature or the basic feature in the certain list of the basic feature. Then Menka Gandhi case, okay, now Menka Gandhi case is related to the A.K. Gopalan case, okay। A.K. Gopalan case में क्या बोला था कि कोर्ट कैन नॉट अप्लाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ओके, कोर्ट जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अप्लाई नहीं कर सकता। A.K. गोपालन में बोला गया कि कोर्ट जो है इस आधार पे सरकार के लॉ को खारिज नहीं कर सकता कि उसने सही प्रक्रिया नहीं अपनाई कानून बनाते वक्त, ठीक है, कानून की प्रक्रिया, ओके, कानून की प्रक्रिया नहीं होने के आधार पर उसको बेसिकली लागू नहीं मना नहीं कर सकता, ओके, उसको लागू नहीं करेगा, ठीक है। बट इन द मेनका गांधी केस द प्रोसीजर बिकेम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल नंबर 21, ओके। सो अनुच्छेद 31 के तहत जो है प्रक्रिया पर बोला गया कि आप प्रक्रिया के आधार पर भी, ओके, इफ द प्रोसेस इज रॉन्ग इन द क्रिएशन ऑफ लॉ देन द कोर्ट कैन एबॉलिश दैट लॉ, ओके। अगर
प्रक्रिया गलत है तो उस मामले में कोर्ट जो है उस लॉ को गलत ठहरा सकता है, असंवैधानिक। ओके, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड एज अ फंडामेंटल राइट्स। ओके, संपत्ति का अधिकार जो है, एक अधिकार अब तक हटाया गया है, ठीक है। ओनली वन राइट हैज बेसिकली बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, मौलिक अधिकारों में सिर्फ अभी तक एक अधिकार को हटाया गया जो कि पहले आपका अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है और अब वो सिर्फ क्या है, लीगल राइट। नाउ इट्स जस्ट अ लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार नहीं है, वो लीगल राइट है, ठीक है भाई। सो ये जो कन्वर्जन है वो आपको बताना चाहिए कि फंडामेंटल राइट में अभी तक सिर्फ एक बार जो है किसी एक राइट को हटाया गया, ऑल्दो न्यू राइट्स वर एडेड। ओके, फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन इज एडेड। ओके, आर्टिकल 21A, फाइन। आर्टिकल जो आपका 21 है ए में क्या जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया और बहुत सारे राइट टू प्रिवेसी को एक्सप्लेन किया गया है, राइट टू लाइवलीहुड एक्सप्लेन किया गया, राइट टू शेल्टर ऐड किया गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे राइट टू लाइफ में डिग्निटी में ये जो आपका आर्टिकल है ना 21। ओके, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव इन नेचर। ओके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी से मल्टीपल चीजें आती है, राइट टू शेल्टर, राइट टू ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। दिस कैन ऑल्सो बी क्वेश्चन कि ऑल दीज एक्स्ट्रा राइट्स, ओके, राइट टू लाइवलीहुड, ओके, लाइवलीहुड, ओके, जीविका का अधिकार, ठीक है, जीविका का अधिकार, शेल्टर का अधिकार, भोजन का अधिकार, या फिर आप बोल सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर का अधिकार, दीज ऑल कम्स अंडर विच पर्टिकुलर राइट। दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि ऑल दीज राइट टू शेल्टर, राइट टू प्रिवेसी, ओके, इवन राइट टू प्रिवेसी एंड सॉरी राइट टू प्रिवेसी तो आपका यहाँ पे आएगा, फाइन। फ्रीडम ऑफ बेसिकली आपका लाइक राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम में भी आ जाएगा आपका, ठीक है। राइट फ्रीडम का जो राइट है आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ में, ठीक है। सो राइट टू प्रिवेसी इज समथिंग रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 19। ओके, यहां पे राइट टू प्रिवेसी इसमें जुड़ जाएगा। ओके, राइट टू प्राइवेसी जो है वो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 19 है, बट जो राइट टू शेल्टर है, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू लाइवलीहुड, ओके, ये सब जो है आर्टिकल नंबर 21 में आएंगे। सो इस तरीके से राइट टू बी फॉरगॉटन, ओके, अच्छा ये भी है राइट टू बी फॉरगॉटन। अच्छा, राइट टू प्रिवेसी अधिकार दिया गया है, राइट टू बी फॉरगॉटन, निष्ठा के अधिकार के साथ राइट टू बी फॉरगॉटन भी दिया गया है कि भूल जाने का, कि भुला दिया जाए आपको, ठीक है। आप अगर जनता चाहे, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कहीं ना डली हो, कि मान लीजिए इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन डल गई है और वो चाहे कि हट जानी चाहिए, सो इट्स राइट टू बी फॉरगॉटन। ओके, भूल जाने का भी अधिकार है कि लोग उसे भूल जाए, उसके साथ जो हुआ उसको भूल जाए लोग, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ राइट्स आर नाउ अवेलेबल। ओके, दीज आर सम न्यू राइट्स। ओके, एंड सो केसेस के बारे में हमने देख लिया, एंड देन चलिए, सो वंडरफुल, इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी खत्म होते हैं, एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप सभी ने कर ही लिया होगा, मुझे जहां तक पूरी उम्मीद है। क्लास को देखने में बड़ा मजा आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कैसी लगी क्लास, ठीक है। क्लास भले लाइव नहीं है, मैं लाइव रूबरू नहीं हो रहा हूँ आपसे, बट एक मुझे महसूस तो हो रहा है कि हाँ मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, बिकॉज इतने लंबे वक्त से हम लोग लगातार लाइव पढ़ते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस यू गाइस हैव, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू गाइस हैव रिगार्डिंग माय क्लासेस, आई डेफिनेटली नो। सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड आई विल कीप चेकिंग दोस कमेंट्स आल्सो। ओके, मैं लगातार देखते रहूंगा कि कौन बच्चे जो है लगातार क्लास में आ रहे हैं, दे आर वाचिंग द क्लासेस। ओके, भले ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास जाएगी, बट मैं उसको देखा करूंगा कि आप लोग कितने लोग बैठे हैं क्लास में, सारे लाइव, सारे स्टूडेंट जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो आए हैं कि नहीं है। सो यू हैव टू अटेंड एवरी क्लास। ओके, कल भी जो है आपको ऐसे ही पार्ट नंबर 2 मिलेगा इसका, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 1 सुपर फास्ट रिवीजन टुडे, एंड देन टुमारो, इट मींस कि ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे को भी इसी प्रकार से आपको एक क्लास मिलेगी जहां पे सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इसमें आपसे बोला गया है कि इनको सीक्वेंस में जमाइए, जिस सीक्वेंस में ये जो स्टेट पॉलिसीज के प्रिंसिपल दिए गए हैं, इक्वल पे, इक्वल वर्क, टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री फॉर ऑल द सिटीजन, टू प्रमोट इक्वल सिटीजनशिप, ओके फाइन, टू प्रोवाइड फ्री। अच्छा चलिए, इसका जो है आप लोग होमवर्क में आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है आप सभी को कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। ओके, देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में। ओके, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। देखता हूं मैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्वेश्चन जो है आपको मैं कमेंट में होमवर्क दे के जा रहा हूँ। बाकी इसके अलावा कुछ न्यू डीपीएसपी हैं, ओके, कुछ नए संशोधन के द्वारा नए डीपीएसपी जोड़े गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब नीति निर्देश जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। राज्य चलाने के नीति निर्देश जो है उसमें, सो 42nd अमेंडमेंट हैज एडेड 1 2 3 4 डीपीएसपीज। ओके, 42nd संविधान संशोधन से, ठीक है, 42nd में संविधान संशोधन से 4 डीपीएसपीज को जोड़ा गया था। 39 सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड,
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोटेक्ट, ओके, सोशलिस्ट आइडिया, ओके, ये अपने आप में समाजवादी पर्सपेक्टिव है, सोशलिस्ट आइडिया, फाइन, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ओके, तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन भी, ठीक है। सो ये चार जो है, चार अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए सुरक्षित अवसर मिलना चाहिए, सामान्य न्याय और बढ़ावा देने के लिए गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का सिद्धांत दिया गया। अनुच्छेद 43A में उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी था। इट मीन्स की मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में टू ऐड द वर्किंग क्लास ऑल्सो, प्रबंधन में वर्किंग क्लास को इंक्लूड किया जाए, पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा की जाए। तो ये चार जो है, ओके, दे कैन इवन आस्क यू क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग DPSP were added by the 42nd Amendment Act of India। सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन से, ठीक है, इनमें से कौन से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो 42वें संविधान संशोधन से भारत के संविधान में जोड़े गए। ये बहुत अच्छा एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज चार है यहाँ पे, तो तीन, इनमें से तीन के नाम दे देंगे, एक कोई और दे देंगे, ठीक है, फाइन। फॉर एग्जाम्पल 44th के साथ क्या जुड़ा, एडेड न्यू DPSP विच रिक्वायर्ड स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो 44th अमेंडमेंट से उसके 42 क्या था, एक और 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ, एक और नया DPSP जिसमें बोला गया राज्य जो है वो आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा, ठीक है। फिर 2002 में बाय 86th अमेंडमेंट, ओके, अनदर चेंज वाज डन इनटू द फंडामेंट बेसिकली DPSP, ओके। इस 86वें संशोधन से क्या हुआ, there was a change made in the fundamental right also, there is a change made in the directive principle of state policy, there is a change made in the fundamental duties also, okay। सो ये 2002 का जो अमेंडमेंट है शिक्षा के अधिकार से संबंधित, ओके, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, ठीक है, इससे जो है बहुत सारे बदलाव हुए, जहां पे जो आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को बदला गया, जहां पे ये कहा गया कि अब जो बच्चे हैं उनको 0 से लेकर 6 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जो है मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सो बिकॉज प्रीवियसली अंडर आर्टिकल 45, ओके, it was written that ki from 6 to 14 year the government should be providing education, okay, should be, okay, that was the idea, पहले देनी चाहिए शिक्षा, बट लेटर ऑन इट बिकेम फंडामेंटल राइट, ओके। बाद में वो जो DPSP था वो मौलिक अधिकार बन गया, तो अब DPSP में क्या जोड़ दिया गया, यहाँ पे जोड़ दिया गया कि 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को का पालन पोषण उसकी जिम्मेदारी जो है सरकार उठाएगी, फाइन। सो इस प्रकार से बदलाव हुए। उसके बाद 97th अमेंडमेंट, ओके, added a new DPSP under Article 43B related to cooperative societies, very important, okay। सबसे latest जो addition है, okay, the latest addition to the DPSP is the addition of cooperative society, सहकारी समितियों को सबसे अभी latest जो है जोड़ा गया 43B के तहत जो है संशोधन में, 97वें संशोधन में, okay। इसके अलावा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा गया कि भाई आर्टिकल नंबर 51, जैसे कि मैंने बताया कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ओके, ये जो 86वां जो संविधान संशोधन है उसमें सब जगह बदलाव किए, ओके। इट हैज अमेंडेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, इट हैज अमेंडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज, इट हैज अमेंडेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है इसने तीनों जगह में बदलाव किए, मौलिक अधिकारों में भी बदलाव किए, मौलिक अधिकारों में एक नया अधिकार जोड़ा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया आर्टिकल 21A के तहत, ओके। और उसके बाद इसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी नया प्रोविजन जोड़ा, पुराना वाला प्रोविजन हटा के इट हैज एडेड अ न्यू प्रोविजन फॉर 0 to 6 year एज, ओके। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में भी, ओके, इन द फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो इट हैज क्रिएटेड अ न्यू प्रोविजन to provide opportunity for children, okay, it is the responsibility of parents, okay, it is the duty of parents, ये माताओं पिताओं की जिम्मेदारी है, मतलब अभिभावकों की जिम्मेदारी है, okay, it is a duty of parents to provide education opportunity to their child, this is the duty, fundamental duty, ये आपकी मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य है, it is the duty of each and every person of this country to provide education opportunity to the children, okay। So now regarding fundamental duties also, they were incorporated by in the part 4A आफ्टर द DPSP, ओके। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाद जो है भाग 4 है, भाग 4 क्या है, DPSP, ओके। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड दे हैव एडेड another section within that A section which include the fundamental duties, okay, and they are basically borrowed from the constitution of Russia, okay। रशिया के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है और ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह समिति, ओके। स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर, सिफारिश पर यह किया गया था 40 अगेन बाय द 42nd अमेंडमेंट, ओके। कौन सा अमेंडमेंट था, 47th संशोधन अधिनियम। देन ओरिजिनली देयर वर ओनली 10, ओके। शुरुआत में कुल मिला के 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, ओके। नाउ वन मोर ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट, ओके। सो टोटली देयर वर 10 fundamental duties, now
राइट नाउ देयर आर 11। ओके, तो पहले जो है 10 ही थे, उसमें एक जोड़ दिया गया इन 2002 में एक नया जो है जोड़ा, बेसिकली बोल सकते हैं 11th ड्यूटी को जोड़ा गया, लिस्टेड इन द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द होल आर्टिकल इज पार्ट 4A। ओके फाइन, चलिए। So fundamental duty serves a reminder to the citizen what while enjoying the rights they also have a duty. Okay, they should be conscious about their duties towards society. Okay, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई मौलिक कर्तव्य जो है नागरिक को ये याद दिलाता है कि आपके पास मौलिक अधिकार तो है, पर उनका आनंद लेने के साथ साथ आपको अपने मौलिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखना है और आपकी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति वो पूरी करनी है। ठीक है, चलिए। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, like DPSP they are not justiciable. It means कि they cannot be challenged in the court of law. Okay, मतलब कानून के सामने इसके जैसे फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है। ओके, इफ समवन बेसिकली चैलेंजेस माय फंडामेंटल राइट आई कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट। ओके, अगर मान लीजिए कोई मेरा मौलिक अधिकार छीनता है तो मैं सीधे कोर्ट जा सकता हूँ। बट इन द केस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे आर गाइडेंस। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गाइडेंस टू द गवर्नमेंट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर गाइडेंस टू द पीपल कि दे शुड फॉलो दीज थिंग्स। ओके, प्रयास करना चाहिए। ओके, सरकार को नीति निर्देश के रास्ते सिद्धांतों पर चलना चाहिए और जनता को मौलिक कर्तव्यों का काम जो है प्रक्रिया को में हाथ बढ़ाना चाहिए। बट it cannot be punished. Okay, someone cannot be punished for that particular thing. Okay, until unless its law is not basically been made. Okay, now these are the 11 fundamental duties. जो 11 ड्यूटीज है वो यहाँ पे लिखी हुई है सीक्वेंस में जितने भी है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, टू चेरिश द फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड अवर नेशन स्ट्रगल। ओके, जो राष्ट्रीय जो बेसिकली जो विरासत है आपके, ठीक है, हमारे राष्ट्र का जो राष्ट्रीय आंदोलन से जो प्रेरणा निकलती है उससे आप प्रेरित रहें। ठीक है, टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड कंट्रीज एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। ओके, जब भी देश को आपकी आवश्यकता होगी तो आपको देश की सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, देश की रक्षा करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सो दीज ऑल आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, ये जो है मौलिक कर्तव्य है भारत के नागरिकों के लिए। ठीक है, चलिए, इसी के साथ ये सुपर फास्ट रिवीजन, सुपर डुपर रिवीजन यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप कि इस वीडियो को देख के आपको बहुत मजा आया होगा और एक सुपर फास्ट तरीके से आपका इन 4 टॉपिक्स का, ओके, दीज 4 इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डन। ओके, तो आपको मुझे लगता है कि इस तेरी तर्रार तरीके से पढ़ने में मजा आया होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गई होंगी। सो जो मैंने बताया है, द वे आई हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ओके, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने बताया वो भी आप प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें एंड डू टेल मी द आंसर ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन। ओके, मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया, उसका आंसर जो है रिलेटेड टू डीपीएसपी। ओके, डू प्रोवाइड द आंसर इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, और कैसा लग रहा है क्लासेस, सुपर फास्ट रिवीजन कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ सुपर फास्ट रिवीजन। ओके, बिकॉज संडे को आपको ये क्लास मिली थी कौन सी, फुल रिवीजन ऑफ द सिलेबस। ओके, सिलेबस का पूरा रिवीजन। ओके, संडे को एक वीडियो आपको मिली होगी जिसमें आपने देखा होगा फुल रिवीजन ऑफ सिलेबस, वेयर फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट आई हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ओके, सिलेबस के आपसे हर यूनिट से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, व्हाट टू फोकस, व्हाट नॉट टू फोकस, किस यूनिट से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब जो है मैंने आपको उस फुल रिवीजन सेशन में जो कि संडे को आपको मिला होगा उसमें बता दिया था। और आप जो है आज मंडे को हमने ये सुपर फास्ट रिवीजन किया है और ऐसे ही कल ट्यूसडे को फिर से, ओके, ट्यूसडे अगेन देयर विल बी अ सुपर फास्ट रिवीजन क्लास ऑफ यूनिट नंबर 7, okay, political institution of India part number 2. Okay, in the next part we will be covering some more important topics. Okay, अदर जो important topics हैं वो कवर करेंगे। So आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों से वो शेयर जरूर कीजिए, आप सभी का थोड़ा समर्थन मुझे लगेगा। शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा दबा के, और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। ठीक है, और बाकी इस टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाइए। ठीक है, फाइन, थैंक यू।